अगर आप लोग सब्जियों की खेती करते हुए थक गए हैं, तो आप लोगों को बैंगन की खेती करनी चाहिए। इसका मुख्य 2 कारण है। पहला कारण ये है कि जो बैंगन की खेती होती है, यह 6 से लेकर के 8 महीने तक लगातार उत्पादन देती है, जिसकी वजह से अगर कभी-कभी मार्केट में आपको रेट कम भी मिलता है, तो ज़्यादातर समय ये देखने को मिलता है कि इसका रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे में कभी अगर आपको 5 से 10 रुपए किलो भी बेचना पड़ गया, तो वहीं पर कभी-कभी आप लोगों के पास ऐसे भी मौके आ जाते हैं कि 30 से लेकर के 40 रुपए किलो तक भी आपको होलसेल में रेट मिल जाता है। और वहीं पर जो दूसरा इसका मुख्य कारण है, वो ये है कि प्रति एकड़ इसका ज़्यादा उत्पादन होना। बैंगन की खेती अगर आप लोग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोगों को 1 एकड़ में 300 क्विंटल से लेकर के 500 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है कि अगर आपका बैंगन कम रेट में जा रहा है, तब भी आप लोगों को बैंगन की खेती से अच्छा मुनाफा होता है। तो ये 2 मेन कारण हैं कि आप लोगों को बैंगन की खेती करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बैंगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें बीज के चयन से लेकर के आपका जो उत्पाद होता है मार्केट जाने तक की स्थिति में क्या-क्या आप लोगों को खेतों में करना होता है और कैसे करना होता है। और इस तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के जो बैंगन में कीड़े मकोड़े लगते हैं या इसका उत्पादन कम होता है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बताया जाएगा, जिससे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बैंगन की खेती करें, तो यह वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए और अंत तक देखनी चाहिए, जिससे आप लोग सारा प्रोसेस देख सके और जान सके और आप लोग अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती-बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यावहारिक जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। जब भी हम कोई खेती करने जाते हैं, तो जो सबसे पहला सवाल आता है, वो ये आता है कि इसकी खेती की शुरुआत हम कब से करें? तो किसान भाइयों, आप लोगों को हम बताते चले कि जो बैंगन की खेती होती है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो आप पूरे भारत में इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी खेती तीनों मौसमों में की जाती है। लेकिन ख़ास तौर पे उत्तर भारत में ये देखा जाता है कि ठंड के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस वजह से जो रबी के मौसम में खेती की शुरुआत होती है बैंगन की, तो उत्तर भारत में किसान इस समय शुरुआत करना पसंद नहीं करते हैं। और बाकी अगर क्षेत्रों की बात करें, तो आप लोग जो है उत्तर भारत में जायद के मौसम में इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं और वहीं पर आप लोग खरीफ के मौसम में इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप लोग दक्षिण भारत से हैं, तो वहाँ पर रबी के मौसम में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड के मौसम में भी कम ठंड पड़ती है। इस वजह से आप लोग रबी के मौसम में भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग उत्तर भारत से हैं, तो आप लोग जब ठंडी ख़त्म होने को होती है, लगभग आप फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं जायद वाली, और वहीं पर आप लोग इसकी खरीफ वाली फसल की स्टार्टिंग कर सकते हैं जून से। तो अब आप लोग जान गए हैं कि आप लोग जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र में आप लोग बैंगन की खेती की शुरुआत कब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि बैंगन की फसल में जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उतने ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं, और जितना ही तापमान कम होता है, उतने ही इसमें कम कीड़े लगते हैं। लेकिन जब तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो बैंगन की फसल में जो फल हैं, ये काफ़ी कम लगते हैं। तो इसी वजह से ठंड के समय में इसका जो प्रोडक्शन होता है, कम होता है, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बैंगन की खेती नहीं की जाती है। अब जो दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल किसान भाइयों द्वारा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि जो बैंगन है, ये सब्जी वर्ग में आपका आता है और इसे बरसात का बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो इस वजह से अगर आप लोग खरीफ के मौसम में इसकी खेती करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो खेत में बारिश का पानी होता है, यह निकल जाना चाहिए। अगर आपके खेत में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा रुकता है, तो ऐसे में समस्या खड़ी कर सकता है। और जो आपकी मिट्टी है, उसका जो पीएच है, यह 6 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप लोग इसकी खेती ऐसे खेत में कर रहे हैं जिसकी जो उपजाऊ क्षमता ज़्यादा है, तो वहीं पर आप लोगों को इसकी उपज ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस वजह से अपने खेत में आप लोग जब भी खेत की तैयारी करें, तो जो भी फसल का अपशिष्ट होता है या आपके पास गोबर या मुर्गी की खाद है, तो उसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होकर के आपको फसल का जो उत्पादन होता है, यह ज़्यादा देती है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस खेत में जो फसल लगी हुई है, उसमें रोग भी कम लगता है। बैंगन की खेती में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वो ये होता है कि जो बीज का चयन है, हम किस प्रकार से करें। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो बैंगन की
वैरायटियाँ आती हैं, उसमें रंग, रूप, आकार के आधार पर हर क्षेत्र में अलग-अलग वैरायटियाँ चलती हैं। किसी क्षेत्र में हरा बैंगन ज़्यादा चलता है, तो किसी क्षेत्र में सफ़ेद बैंगन ज़्यादा चलता है, किसी में गुलाबी ज़्यादा चलता है, तो किसी में काला चलता है, कहीं पर लंबा चलता है, कहीं पर गोल चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप लोग अपनी मार्केट में चले जाइए और वहाँ पर पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन-सा बैंगन ज़्यादा बिकता है, गोल वाला, लंबा वाला, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, जो भी बैंगन आपके क्षेत्र में ज़्यादा बिकता हो, उसी हिसाब से बैंगन की वैरायटियों का सिलेक्शन करें। यहाँ पर कुछ वैरायटियाँ हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, इनको देख सकते हैं और अगर आपके क्षेत्र में यह वैरायटियाँ चलती हैं, तभी आप लोग इनको लगाएँ। पहले आते हैं अपनी सबसे पहली वैरायटी पर, यह है वीएनआर कंपनी की 212। इसका जो रंग होता है ये डार्क बैंगनी होता है और इसका जो आकार होता है ये अंडाकार लंबा होता है और जब आप इसे लगा देते हैं तो 45 दिन के अंदर आपको पहली तोड़ाई मिल जाती है और इसका प्रति पीस जो प्रोडक्शन होता है 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम प्रति फल होता है। अब जो हमारी दूसरी वैरायटी है ये है सैंग्रो 704। जो सैंग्रो 704 है ये रबी और खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली है और जो हम आप लोगों को अभी पहले वीएनआर 212 बताए हैं ये भी आप रबी और खरीफ के मौसम में लगा सकते हैं। जो हमारा सैंग्रो 704 है इसका जो रंग होता है ये गुलाबी होता है और इस पे जो है पहली तुड़ाई आपको 60 से 70 दिन में मिल जाती है और इसका जो आकार होता है ये लंबाकार आयताकार होता है। इसका जो प्रतिफल उत्पादन होता है, वजन होता है, वह 100 से लेकर के 125 ग्राम आप लोगों को मिल जाता है। और ये जो वैरायटी है अगर आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो बेहतरीन आपको प्रोडक्शन देती है और इसके साथ साथ यह काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है। इसकी पूरी वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम पहले ही डाल दिए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। हमारी जो तीसरी वैरायटी है ये है कलश कंपनी की BSS 793। जो इसका रंग होता है ये काला होता है और इसका जो आकार होता है ये मध्यम लंबा होता है और यह रबी और खरीफ के मौसम में आप लगा सकते हैं। पहली तुड़ाई आपको लगभग 65 से 70 दिन पे मिल जाती है और इसके जो प्रतिफल का वजन आता है ये 80 से लेकर के 100 ग्राम तक आ जाता है। अब हमारी अगली जो वैरायटी है ये है कलश जनक। जो कलश जनक आती है इसका जो रंग होता है ये चमकदार काला होता है और इसका जो आकार होता है ये अंडाकार आयताकार होता है। पहली तुड़ाई आपको लगभग 65 से 70 दिन पे मिल जाती है और इसका जो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, किसी भी समय आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ऑल सीजन वाली ये वैरायटी है और प्रतिफल जो इसका उत्पादन मिलता है 150 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक प्रतिफल आप लोगों को उत्पादन मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बैगनी कलर के अलावा हरे रंग और सफ़ेद रंग के बैगन भी शामिल किए हैं। हमारा जो अगला है ये है कैलाश का BSS 866। इसका जो रंग होता है ये हरा होता है और इसका जो आकार होता है ये मध्यम लंबा होता है और जो आपको पहली तुड़ाई मिलती है ये 65 से 70 दिन के लगभग मिल जाती है और इसका जो प्रतिफल वजन आता है वह 80 से लेकर के 100 ग्राम प्रतिफल होता है और इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, ये ऑल सीजन की वैरायटी है। अब हमारी अगली जो वैरायटी है ये है कैलाश KSP 1080। इसका जो रंग होता है ये सफ़ेद होता है। आकार की अगर हम बात करें तो ये लंबे आकार में होता है और जो पहली तुड़ाई आप लोगों को मिलती है ये 60 से लेकर के 65 दिन के अंदर मिल जाती है और इसके जो प्रतिफल वजन होते हैं ये 80 से लेकर के 100 ग्राम होता है और इसे जो आप लगाते हैं ऑल सीजन आप इसे लगा सकते हैं, ऑल सीजन की ये वैरायटी है। तो ये कुछ वैरायटियां हैं जो प्राइवेट कंपनियों की हैं और जो किसान लगा रहे हैं, बेहतर प्रोडक्शन उठा रहे हैं। किसान भाइयों, हम सब वैरायटियों के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम आप लोगों को एक ऐसी विधि से इसकी नर्सरी तैयार करने के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोग उस विधि से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो जो जमाव है यह आप लोगों को बहुत बेहतर मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो पौधा होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। जब आप पौधरोपण करने जाते हैं तो जब आपका पौधा मजबूत रहता है तो अच्छे से विकास भी करता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग नर्सरी किस तरीके से तैयार करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10 ग्राम बीज के लिए जो हमें नर्सरी के खेत की आवश्यकता होगी वह है 4 बाई 4 फीट, मतलब 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा जो खेत होता है वह 10 ग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है। अब आप यह जान लिए हैं और जितनी आपकी बीज होगी, जितना आपका खेत होगा, उसी हिसाब से आपको नर्सरी के खेत की तैयारी करनी है।
तो जब हम इसमें तैयारी करने जाते हैं तो जो हमारी बैगन की बीज होती है यह बड़ी हल्की होती है और इसे अगर हम संशोधित करते हैं तो यह भारी हो जाती है, जिससे नर्सरी में इसका छिड़काव करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से बीज को संशोधित ना करके हम मिट्टी को ही संशोधित करते हैं। और जब हम मिट्टी संशोधित करने जाते हैं तो 10 ग्राम बीज के लिए जो हम खेत बताए हैं उतने खेत के संशोधन के लिए 5 ग्राम कार्बेंडाजिम उतने पूरे खेत में मिला करके आप इसे अच्छे से गुड़ाई करके समतल बना दीजिए। और जब आप समतल बना देते हैं तो उसमें आपको पानी भरना होता है। और जब आप अपने खेत में पानी भर देते हैं तो उसके बाद उसके सूखने का हमें इंतज़ार करना होता है। आपके खेत में पानी तैर ना रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आपके खेत में इस ऐसी स्थिति बन जाती है तब आप बीज का छिड़काव कर सकते हैं। अब जो बीज आप लिए हैं और जो खेत का चुनाव किए हैं, जैसा बताया गया है उस हिसाब से कर लिए होंगे, तो आपकी जो बीज होती है उसे पूरे खेत में बराबर मात्रा में आपको छिड़कना होता है। वह जो दूरी रहेगी वह अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अब जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, जिस बैगन की खेती हम किए थे और जो आपको बताए थे वह यही बीज है और यही वैरायटी है। अब जो बैगन की बीज है आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, यह बैगन की बीज है और ये काफ़ी हल्की होती है। तो इस वजह से इसका छिड़काव करते समय हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि बीज हमारे हाथ से एक जगह ना गिर जाए, नहीं तो हमारी बीज कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो बीज की मात्रा होती है यह थोड़ा ही हाथ में लेते हैं और पूरे खेत में इसे छिड़कने का प्रयास करते हैं, जिससे यह बराबर फैल जाए। और जब हमारी बीज बराबर फैल जाती है तब हम 12 घंटे के बाद अगली प्रक्रिया करेंगे। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, जो हमारा खेत है वह सूख चुका है पानी और इसमें हम बीज डाल रहे हैं। और अब बीज डालने के बाद 12 घंटे के बाद ऊपरी सतह जो होती है ये थोड़ा टाइट हो जाती है, तब हम अगली प्रक्रिया करेंगे। अभी 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो ऊपरी सतह है वह टाइट हो चुकी है। और अब हम इस पे मिट्टी की एक हल्की परत डालेंगे। और जो मिट्टी का चुनाव आप करेंगे वह उस अपने जो नर्सरी है उसके बगल से ही मिट्टी का चुनाव कर लीजिए। एक चीज़ का यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि जो आपकी मिट्टी है यह पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, यह ढीले नुमा नहीं होनी चाहिए। अब जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है तो एक चीज़ का हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारे मिट्टी की ऊंचाई होती है यह कितनी होनी चाहिए। तो यह आधा सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी मिट्टी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो जब आप मिट्टी ले लिए हैं तो जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आप इस तरह से पूरे नर्सरी में मिट्टी को फैला दीजिए। अब जब आप फैला देते हैं तो आपकी जो नर्सरी तैयार करने की सारी प्रक्रिया होती है यह पूरी हो चुकी है। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बीज का जमाव है यह 3 से 4 दिन में अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखने लगेगा। और अब जैसे आपका यह सवाल होगा कि हम इसकी सिंचाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो देखिए, जब आपका अंकुरण होने लगता है या फिर किसी भी कारणवश आपको लगता है कि नमी की कमी है, क्योंकि जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो पर्याप्त नमी चाहिए होती है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो उसका अंकुरण खराब हो जाता है। तो अगर आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो उस स्थिति में आप सब स्प्रे के माध्यम से पानी को देंगे, जिसमें आपकी जो स्प्रे मशीन होती है उससे स्प्रे करना ठीक होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो बीज है यह डाले हुए हमें 12 दिन हो गए हैं और हमारा जो बीज का जमाव है यह इस तरह से हो गया है। यह लगभग 22 से 25 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और खेत में बैठाने लायक हो जाएगा। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद है अब आप बैगन की नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम सब नर्सरी तैयारी के लिए डाल चुके हैं। नर्सरी तैयार होने में लगभग 25 दिन लग जाएंगे और जब तक नर्सरी तैयार होती है तब तक आइए हम सब अपने खेतों की तैयारी करते हैं पौधरोपण के लिए। सबसे पहले हमें अपने खेत की तैयारी करनी होती है और खेत की तैयारी करने के लिए हम एक बार कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करवा दिए हैं और अब हम इसके बाद रूटावेटर की सहायता से इसकी जुताई करवा रहे हैं। अब जो हमारा खेत है यह पूरी तरीके से समतल हो जाता है और अब जो हमारा खेत है ये तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो खाद डालनी है हम नहीं डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो सिर्फ गोबर की खाद पूरे खेत में डाल सकते हैं। और यह जिस तरीके से हम रोपाई करने जा रहे हैं ऐसे में जो है पूरे खेत में खाद नहीं डाली जाती है। इसमें जो खाद डाली जाती है इसका सिस्टम हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो जस्ट सिर्फ आपको पहले स्टेप में ये करना होता है, आप अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए, खेत भुरभुरा हो जाए और उसके बाद जो पाटा है उससे चला करके समतल कर लीजिए। अब हमारे खेत की तैयारी हो चुकी है और हम जो नर्सरी है यह पहले ही तैयार कर चुके हैं।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो हमारी नर्सरी है यह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो क्या इतनी बड़ी हमें नर्सरी लगाना सही रहेगा? देखिए, ये बैगन की नर्सरी है, 1.5 फीट के पौधे भी लग जाते हैं। वैसे सामान्यतः अगर हम बात करें तो 4 से 5 इंच के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन यह बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो हमारे खेत की तैयारी है यह काफ़ी लेट हुई। इस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारी जो नर्सरी है यह इतनी बड़ी हो गई है। और जब आप नर्सरी से जाते हैं पौधे निकालने के लिए तो सबसे पहले उसे हम भिगो देते हैं, जिससे जो हमारा पौधा है यह आसानी से निकल जाए। अब जब हम पौधा अपना उखाड़ करके लेके आए हैं तो जो उसकी जड़ों में मिट्टी लगी थी उसे हम धुल देंगे, और जब आप धुल करके आप पौधे लगाएंगे तो यह पौधे जल्दी मिट्टी पकड़ेंगे और चलना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा खेत जो है ये तैयार हो चुका है और हम अपनी नर्सरी भी उखाड़ करके लेके आ गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे जो दूरी रखी जाएगी उसको हम बता रहे हैं। वैसे सामान्यतः जो किसान प्रयोग करते हैं 2 फीट लाइन से लाइन और 2 फीट पौधे से पौधे रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लगाने जा रहे हैं यह 4.5 फीट मतलब 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रख रहे हैं और 2 फीट पौधे से पौधे की दूरी रख रहे हैं। इसका कई कारण है। एक तो पौधे को विकास करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, उसे पर्याप्त हवा और धूप मिलती है, और इसके साथ साथ जो बीच में हमारी इतनी चौड़ी जगह बच रही है तो ऐसे में हम जब इसकी गुड़ाई करनी रहेगी तो पावर टिलर की सहायता से आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो लाइन से लाइन की दूरी है वह 4.5 फीट रख रहे हैं और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 2 फीट रखा जा रहा है। और इसके लिए जो है हम एक धागे की सहायता से लाइन एकदम सीधी खींच देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर जो एक अंदाज होता है उसकी सहायता से 2-2 फीट की दूरी पर पौधे हम लगाते जा रहे हैं। और जब हम एक लाइन लगा लेते हैं तो फिर दूसरी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से लगाते हैं तो हमारी जो लाइन है यह सीधी रहती है और जो पौधे से पौधे की दूरी है यह सही रहती है। अगर वह 2-4 इंच आगे पीछे भी होती है तो कोई समस्या नहीं है। अब हमारी लाइन क्लियर हो चुकी है। अब हमें अपने पौधे लगाने हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब हम बैगन का पौधा लगाने जाते हैं तो एक जगह पर, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं, एक साथ 2 पौधे लगाए जाते हैं। और जैसे अगर आप गोभी का पौधा वहीं पर लगाने जा रहे हैं तो गोभी का जो पौधा होता है यह एक पौधा लगाया जाता है, लेकिन जैसे हमारा बैगन है, मिर्चा है, टमाटर है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं यह 2 लगाए जाते हैं, जिससे अगर एक खराब भी हो जाता है तो एक जिंदा रहता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो दूरियां हैं लगभग हम 2 फीट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसके लिए आपकी मिट्टी भुरभुरी है, जुताई हो चुकी है। पौधे को नीचे डालते हैं थोड़ा सा मिट्टी हटा करके, और उसके बाद जब पौधे आप दोनों डाल दिए हैं तो वहाँ पर चारों तरफ से मिट्टी कस देते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि जो हम अपने पौधे की रोपाई है ये कर लिए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो एक चीज़ यहाँ पर गायब है। वो ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं इसका शोधन नहीं हुआ है। जैसे बीज का शोधन होता है उसी तरह जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों का शोधन किया जाता है। तो उसका जो तरीका होगा यहाँ पर अलग होगा। वो कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम जड़ का शोधन तो नहीं किए हैं, लेकिन हम जो वहाँ पर पानी देंगे उसमें कार्बेंडाजिम 50% WP इसको पानी में मिला देते हैं। और इसको पानी में मिलाने की जो मात्रा रहेगी ये रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर। अब जब पौधे की हमारे रोपाई होती है तो उसके बाद पानी दिया जाता है, और जब हम पानी में ही उस चीज़ को मिक्स कर लिए हैं तो यहाँ पर हमारी मिट्टी भी शोधित हो जाती है और जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ें भी शोधित हो जाती हैं। तो ये हमें 2 फायदा मिलता है। तो इस वजह से हम ये इस तरीके से कर रहे हैं। अभी हम इसमें दे दिए हैं पानी और ये हो गया हमारा पूरा काम। अब यहाँ पर एक चीज़ जाननी जरूरी है, वो ये है कि ये जो पानी है ये कब दिया जाएगा, कितनी बार दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो जैसे दिया जा रहा है बस इसी तरीके से देना होता है। पौधे जो हमारे लगे हैं इससे थोड़ा सा दूर दिया जाएगा, और ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ मौसम क्या है और आपकी जो मिट्टी है ये कैसी है। अगर गर्म मौसम है तो ये जो पानी है यह सुबह और शाम में दिया जाता है। वहीं पर जब हम ये कर रहे हैं तो ये है बरसात का मौसम, और ये जो हमारी मिट्टी है ये दोमट मिट्टी है, और ऐसे में हम बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है तो हम सिर्फ 24 घंटे में 1 बार पानी देंगे। और ये जो है लगभग आपको 3 बार प्रक्रिया करनी पड़ती है अगर आप 24 घंटे में 1 बार देने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके बाद जो हमारा पौधा होता है ये टाइट हो जाता है, और वहीं पर गर्मियों में लगभग 4 से 5 बार देना पड़ता है या 3-4 दिन देना पड़ता है।
तो अब हमारा ये काम पूरा संपन्न हो चुका है और अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो हम आपको बताए थे फर्टिलाइज़र के लिए, वो कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब हमारा पौधा लग करके सही हो जाएगा, इसके लिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और 1 हफ्ते में जो हमारा पौधा है ये टाइट हो जाएगा, अच्छे से जड़ पकड़ लेगा मिट्टी में। और उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र है हम देंगे, और जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो यह प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाएगा। अब जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है वह लाइन से लाइन है 4.5 फीट, और जो पौधे से पौधे की दूरी है यह है 2 फीट। तो जब हम यहाँ पर खाद देंगे तो यहाँ पर खाद की देने की जो स्ट्रेटेजी होगी वह होगी लाइन से लाइन, मतलब हम एक ही लाइन में छींटते हुए खाद चले जाएंगे तो हमारी खाद कम लगेगी और हमें पूरे खेत में खाद नहीं डालनी रहेगी। अब यहाँ पर नए किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है, जब हम पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ये पौधे मुरझा गए हैं, तो क्या ये पौधे लगेंगे? देखिए, ये पौधे लग जाएंगे जब पौधा नर्सरी से उखाड़ करके और उसके जड़ में जो मिट्टी लगी है धुल करके पौधे रोपित किए गए हैं। तो ऐसे में जो उनका भोजन बन रहा होता है थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है, और यह जो ब्रेक हो जाता है इसकी वजह से ये मुरझाए हैं, लेकिन यह 2 से 3 दिन में सही हो जाएंगे। लेकिन आपको जो प्रक्रिया जैसे बताई गई है अगर आप वैसे ही करते हैं, तो अगर आप पौधे रोपाई करने के बाद सिर्फ एक ही बार पानी डालते हैं या पानी नहीं डालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो पौधे लगने का चांसेस होता है ये बहुत ही कम हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें रोपाई किए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं और हमारा जो पौधा है यह अच्छी तरीके से लग करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहली खाद है इसके रूप में हम यहाँ पर सिर्फ यूरिया दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमें पौधे का विकास करवाना होता है, तो पौधे का विकास करवाने के लिए हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन खाद दे देते हैं और जो खादें कुछ पौधे पे बची रह जाती हैं उन्हें इस तरीके से झाड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वह खाद नीचे गिर जाती है और पौधे को मिलती है, नहीं तो ऊपर रह करके उड़ जाती है और पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुँचा सकती है। जब इस तरीके से आप खाद डाल देते हैं उसके बाद से आप लोगों को एक हल्की सी गुड़ाई कर देनी होती है, जिसकी वजह से आपके जो पौधे होते हैं यह भुरभुरी नमी पा करके अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पर कई किसान भाइयों का ये प्रश्न होगा कि क्या हम यहाँ पर बेड बना सकते हैं? तो देखिए, बेड कुछ परिस्थितियों में बनाना सही होता है और कुछ परिस्थितियों में बनाना सही नहीं होता है। अगर आपकी काली मिट्टी है या आपके खेत में बारिश में हल्का फुल्का पानी लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग बेड बना सकते हैं। लेकिन अब वहीं पर अगर काली मिट्टी नहीं है या ऐसी परिस्थिति में कि आपके खेत में पानी नहीं लगता है तो आप लोगों को बेड नहीं बनाना चाहिए। और वहीं पर कुछ किसानों का ये प्रश्न होगा कि क्या हम यहाँ पर मल्चिंग का सहारा ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो हम निर्धारित दूरी पर बैठाए हुए हैं यहाँ पर हम इसकी करेंगे टिलर से जुताई। तो जब टिलर से जुताई करेंगे तो जो यहाँ पर मल्चिंग होती है इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर मल्चिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कम दूरी पर लगा रहे हैं और आप लोगों को पावर टिलर आगे के लिए नहीं चलाना होता है तो आप लोग मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि मल्चिंग की जो व्यवस्था होती है वह ड्रिप के साथ ज़्यादा सटीक बैठती है, तो इस वजह से अगर आप लोग ड्रिप लगाए हैं तो आप लोग मल्चिंग का सहारा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह देना है ये ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग ओपन में जब फर्टिलाइज़र देंगे तो यहाँ पर जो आपकी मल्चिंग लगी हुई है उसके रहने से समस्या होती है फर्टिलाइज़र को देने में। तो आप लोग अब ये चीज़ें जान चुके होंगे। अब हम चलते हैं कि इसकी हमें देखभाल किस तरीके से करनी होती है। देखभाल के अंतर्गत हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि खेत की तैयारी के समय आप लोगों को सिर्फ गोबर की खाद डालनी चाहिए। जिस विधि से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इस विधि में तो आप लोग वहाँ पर गोबर की खाद दे दिए थे पूरे खेत में। अब यहाँ पर जब हम पहली गुड़ाई कर रहे हैं पौधे के पास तो यहाँ पर हमें 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके गुड़ाई कर देनी होती है। अब इसके बाद लगभग 20 दिन बाद जो यहाँ पर खरपतवार आप लोगों को दिखाई दे रही है यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इस वजह से जो हमारे पास पावर टिलर है उसकी सहायता से हम यहाँ पर गुड़ाई कर देंगे। तो जब 20 दिन बाद हम यहाँ पर गुड़ाई करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में तब हमको 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और हमें 30 किलो लेना रहेगा पोटास। यह तीनों खादें मिला करके हम अपनी बैगन की फसल में लाइन पर सीधा डाल देंगे और उसके बाद इस पानी लगा दिया जाएगा। ये हो गई आपकी दूसरी खाद।
अब जब भी आपके पौधे में फल फूल वगैरह आने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो यूरिया होती है उसे हमें कम कर देना चाहिए। लगभग 40 से 50 किलो आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कैपेसिटी जो होती है ये बढ़ जाती है। और वहीं पर जब आप लोग 50 किलो करेंगे तो जो आपकी डीएपी रहेगी या एसएसपी रहेगी, अगर एसएसपी ले रहे हैं तो 80 किलो ले सकते हैं, और वहीं पर अगर आपकी सिर्फ डीएपी है तो ऐसे में आप 50 से 60 किलो ले सकते हैं। और वहीं पर जो पोटास रहेगा यह आपका रहेगा लगभग 50 किलो। यह तीनों खादें मिला करके 20 से 25 दिन के अंतराल पे अपनी बैगन की फसल में हम डाल करके हमेशा पानी लगा देंगे। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर फल फूल वगैरह बराबर लग रहे हैं तो बराबर अगर आप लोग फर्टिलाइज़र देते जाएंगे तो जो पौधा है बराबर फल फूल देता रहेगा। तो जो मात्रा हम आप लोगों को बताए हैं उसी हिसाब से जब आपके पौधे लगे कि बूढ़े होने लगे हैं, पौधा कई महीने का हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग यूरिया बढ़ा देंगे तो फिर पौधा युवा हो जाएगा और ऐसे में ज़्यादा समय तक प्रोडक्शन उठा सकते हैं। वहीं पर जब आप लोगों को फल फूल बढ़ाना होगा तो आप लोग डीएपी और पोटास की मात्रा वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये हो गया फर्टिलाइज़र की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए होती है। देखिए, इसमें आप लोगों को हल्की नमी हमेशा बना के रखनी होती है। ख़ास तौर पे अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और वहीं पर ठंडी के मौसम में तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। और साथ ही साथ जो बरसात का मौसम होता है तो कभी कभी बरसात हो जाया करती है तो कभी कभी सिंचाई करनी पड़ती है। इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहता है। पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है, अगर हम अपने पौधे में नमी वगैरह बना करके रखेंगे तो पौधा प्रॉपर विकास फल फूल लेता रहेगा और वह लंबे समय तक चलेगा। और अब ये तो हो गई हमारी सिंचाई की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी निराई की। देखिए, जब भी आपके खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो अगर वहाँ पर आप उसकी निराई नहीं करते हैं तो वह पौधे जो होते हैं खरपतवार के, वह ऊपरी सतह पर जो आपकी फर्टिलाइज़र पड़ी हुई है उसे काफ़ी तेज़ी से उठाने लगते हैं, और इसके साथ ही साथ कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। तो समय समय पे आप लोग उसकी सफाई करवा दिया कीजिए। अब हमारी जो बैगन की फसल है ये लग करके तैयार हो चुकी है, सभी चीज़ें हम जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोग भी लगते हैं बैगन में। तो ये बैगन के कौन कौन से रोग हैं, इनका जो निवारण है हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिए जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है बैगन में, वह है इसका फल छेदक। और जो फल छेदक होता है, जब किसान भाई अपनी फसल की देख रेख करके उसे अच्छी कंडीशन में लेके जाते हैं, वह उत्पादन देना शुरू कर देती है, तो ऐसे में जो फल होते हैं उनको यह कीड़े छेदना शुरू कर देते हैं, जिससे जो आपका उत्पाद है यह खराब हो जाता है। मार्केट में उसका कोई रेट नहीं मिलता है। और अगर आपके बैगन के साथ छेदे हुए बैगन या जिसमें जो फल छेदक है यह लगा हुआ चला जाता है मार्केट में, तो आपके उत्पाद का जो रेट होता है ये भी काफ़ी कम मिलता है। और यह जो फल छेदक होते हैं यह तकरीबन 70% तक आपके जो फल होते हैं इनको प्रभावित कर सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग कोई कारगर तरीका अपनाइए जिससे यह नियंत्रित हो सके। तो इनके नियंत्रित करने के लिए जो हम यहाँ पर आप लोगों को दवाएं बता रहे हैं यह हम प्रयोग कर चुके हैं और काफ़ी कारगर है। तो आप लोग इसे बेधड़क एकदम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो फल छेदक होते हैं इनसे निपटने के लिए 2 दवाएं बता रहे हैं। और यह जो पहली दवा है यह है स्पाइनटोरम। स्पाइनटोरम जो दवा आती है यह 11.7% एससी फार्म में आती है, और इसकी जो मात्रा रहती है प्रति 15 लीटर पानी में आप लोग 15 से 18 ml मिला करके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर अटैक काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 10 से 15 दिन के अंतराल पे लगभग 3 बार स्प्रे करें, तो आपका यह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और जो आपके फल निकलते हैं ज़्यादातर सुरक्षित रहेंगे। और इससे निपटने के लिए जो आपकी दूसरी दवा आती है ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। 5% एसजी फॉर्म में आती है। इसे आप लोग प्रति 15 लीटर 8 ग्राम मात्रा में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यह जो दोनों दवाएं हैं यह आपको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर देती हैं, जिससे जो आपके बैगन होते हैं काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं और आप मार्केट में आसानी से ले जाकर के एक अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रोग है वो है इसका तना छेदक। जो कीट आपके फल को छेदते हैं वही कीट आपके तने को भी छेदना शुरू कर देते हैं। और यह जो तना छेदक कीट होते हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं,
जो आपकी ऊपर की कलियां विकसित हो रही होती हैं वहां पर अंदर घुस करके यह छेद कर देते हैं और वहीं पर खाते हैं और वहीं पर विकास करते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपके बैगन की ऊपरी कलियां होती हैं, ऊपरी सिराएं होती हैं, वह विकास करना बंद कर देती हैं। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल दवा डालने की जरूरत नहीं है। जो दवा हम आप लोगों को बताए हैं फल छेदक के लिए, वही दोनों दवाएं आप इसमें उसी मात्रा के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में दोनों रोग एक ही टाइम पे लगा है तो एक ही बार के स्प्रे पे इन दोनों रोगों से आपका निपटारा हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तीसरे रोग की, तो जो हमारा तीसरा रोग आता है वह है छोटी पत्ती रोग। ये जो रोग होता है जब आपके बैगन में लग जाता है तो जो आपकी नई पत्तियां निकलती हैं यह काफी छोटी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से जो आपके पौधे का विकास होता है ये रुक जाता है और जो आपके फल फूल बनने होते हैं यह नहीं बनते हैं। अगर यह आपके फसल में रोग लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फसल है उसका जो उत्पादन होता है 90% तक गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग डाइमेथोएट 30% एससी फार्मूला यूज कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा रहेगी प्रति 15 लीटर वह रहती है 30 ml प्रति 15 लीटर। इस हिसाब से मिला करके आप लोग इसे प्रयोग कर सकते हैं। जो यह रोग है इससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। किसान भाइयों, जो चौथा रोग है ये किसान भाइयों को देखने में आता है कि जब उनके फल लगे होते हैं डालियों में तो उन फल पर एक धब्बा सा बन जाता है और जो कि धब्बा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है एक दाग में और वहां पर जो आपका फल है यह पूरी तरीके से सड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके फल होते हैं ये खराब हो जाते हैं, उनकी मार्केटिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे बचने के लिए आप लोग फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो आपकी M45 आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें उसके मात्रा की, तो जो उसकी मात्रा रहती है यह रहती है लगभग 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके। या आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसकी भी वही रहती है लगभग 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर। किसान भाइयों, जो पांचवा रोग है वो है आपके बैगन की जड़ों में दीमक का लगना। और जब आपके बैगन की फसल में दीमक लग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है वह सूख जाता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वह भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है और आपका जो पौधा होता है सूख जाता है। तो इससे आप लोग बचने के लिए रीजेंट जो मार्केट में आता है आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो रीजेंट का प्रयोग करना होता है, अगर हम बात करें प्रति एकड़ की, तो आप लोगों को 6 किलो से लेकर के 7 किलो के बीच में प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है। और इसको प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप लोग जिस लाइन में बैगन लगाए हैं पहले इसको जो रीजेंट आपका है उसे यूरिया में आप लोग मिला लीजिए। यूरिया में मिलाने के बाद उसी लाइन पर आप लोग इसको डालते जाइए। इसके डालने के पश्चात आप लोगों को सिंचाई कर देनी होती है, जिससे यह जो दवा है यह घुल करके जड़ों में चली जाती है और जो आपके पौधे सूख रहे होते हैं यह सूखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी जड़ें हैं अब सुरक्षित होती हैं, दीमक मर चुके होते हैं। तो यह जो आप लोगों को हम 5 रोगों पर दवाएं बताए हैं ये काफ़ी कारगर हैं। इसको हम खुद खेती कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी किसान भाई भी इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो यह रही बैगन की खेती पर कि जो 5 रोग आपके बैगन की फसल में लगते हैं उनमें लगने वाले रोग और उनका निवारण। यहाँ पर जो प्रक्रिया हम आप लोगों को बताए हैं सेम उसी प्रक्रिया से हम खेती किए हुए हैं और यहाँ पर जो उसका उत्पादन मिला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सनग्रो 704 की हम नर्सरी डालते हुए भी आपको दिखाए थे, पौधरोपण भी करते हुए दिखाएं। अब यहाँ पर उसका फल भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसमें फल आया हुआ है। एक एक पौधे में लगभग 10 से 15 किलो तक आप लोगों को फल मिल जाते हैं लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे। अब ये जो फल मिलता है यह बसंत ऋतु में मिलता है, लेकिन अन्य समय में थोड़ा सा कम फल आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अन्य वैरायटियों की अपेक्षा इस वैरायटी में फल आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से तो फल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप लोग पौधे उठाते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फल आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हम आप लोगों को बताए हैं, इस प्रक्रिया से अगर आप लोग खेती करते हैं तो जो आपकी लागत होती है यह वास्तव में कम होती है। ज़्यादा उसमें तामा झामा आप लोगों को नहीं फैलाना होता है। जस्ट जो भी काम करने हैं जो मशीन से हो सकते हैं वो मशीन से कर लिए, जो आदमी से हो सकते हैं उसको आदमी की सहायता से आप लोग कर लिए।
तो ये विधि से हम बैगन की खेती कई सालों से करते चले आ रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट रहता है, कितना सक्सेस विधि है, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। जो बैगन का उत्पादन होता है, अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इसका समय भी अलग होता है। कहीं पर कई किसान हैं जो 3 महीने तक ही बैगन की फसल लेते हैं, कई ऐसे किसान हैं जो 8 महीने 10 महीने तक फसल लेते हैं। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 200 क्विंटल से लेकर के 500 क्विंटल के बीच में आप लोगों को इसका उत्पादन मिलता है। अब हम बात करें एक औसत उत्पादन की, तो यह निर्भर करता है कि आप कैसी देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए औसत जो उत्पादन होता है यह 350 क्विंटल से लेकर के 400 क्विंटल का उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे सफ़ेद बैगन की खेती करते हैं, चाहे जैसे उत्पादन भयंकर लेकर के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस विधि से हम आप लोगों को बताए हैं, इस विधि में आप लोगों का जो लागत है लगभग कितनी आ जाती है। देखिए, इस विधि से अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं तो आप लोगों को 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में इसकी लागत आती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फसल कितने दिन तक चलती है। जैसे अगर आप 3 से 4 महीने फसल चलाते हैं तो आपकी जो लागत रहेगी प्रति एकड़ 50 से 60,000 रहेगी। लेकिन अगर 8 महीने 9 महीने तक चला रहे हैं तो देख रेख पर भी आपके पैसे खर्च होते रहते हैं। तो जो आपकी लागत है 80,000, 90,000, 1 लाख तक पहुँच जाती है। तो अब आप लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं कि बैगन का उत्पादन हम किस तरीके से ले रहे हैं, कितना बढ़िया उत्पादन आ रहा है। अब यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और ये जो तरीके हम आप लोगों को बताए हैं यह आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी चलती है, लाल, पीली, हरी, नीली कौन सी चलती है, लंबा, गोल, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।